सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अधिकरण सिद्धांत पार्ट 2 की। तो जैसे कि आप सभी को पता है, पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया था और आई होप आप लोगों को कुछ डाउट नहीं होगा उसमें। तो जो सेकंड पार्ट है उसमें आप लोगों को पहले दो चीज़ें याद रखनी है कि पहली बात तो ये आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ये मैंने सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर रूल्स लिखे हैं कुछ, जो मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। बट क्या है, एक बार में पढ़ने से या समझने से कुछ भी कभी भी क्लियर नहीं हो जाता, तो आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोगों को ये रूल्स याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों का हाथ जो है वो खुद ब खुद चलेगा, और ये सब प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला रूल ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा रेखाक्षर अगर मिलते हैं तो वहाँ पर ऑपोजिट रूल अप्लाई होता है। अब यहाँ पर क्या है, ऑपोजिट रूल क्या है, पहले जो हमने पढ़ा है पार्ट फर्स्ट में, उसमें क्या लिखा है, जो लाइट वाले हैं वो लाइट के साथ ही एक्सचेंज किए जाते हैं, है ना। यानी कि जो लाइट वाले स्वर हैं वो लाइट वालों के साथ ही आधे किए जाते हैं। तो अधिकरण सिद्धांत उसमें यही अप्लाई किया गया है। जो त है वो त के लिए ही होगा या थ के लिए होगा, द ध के लिए नहीं होगा। और जो द ध हैं वो डाक वालों के लिए ही अप्लाई किए जाएंगे। बट वो रूल क्या था, जब सिर्फ एक से ही बनती है। जैसे कि हमने लिखा था उसमें तात, ठीक है, तो उसमें क्या था, इस तरीके से बनाया जा रहा था। तो इसमें क्या है, सिर्फ एक रेखाकृति हमें दिखाई दे रही है, सिर्फ एक रेखाक्षर है। ठीक है, तो जब एक से अगर बनता है कुछ भी वर्ड, तो वहाँ पर हमें यही रूल लगाना है कि यहाँ पर ये आधे हो जाएंगे सिर्फ एक जैसों के लिए, यानी कि लाइट लाइट के लिए और डार्क डार्क के लिए। तो इसमें कुछ भी डाउट नहीं था कि अगर जो डार्क है वो डार्क के लिए होगा और लाइट है लाइट के लिए होगा, बशर्ते वहाँ पर सिर्फ एक रेखाकृति बननी चाहिए, सिर्फ एक रेखाक्षर से। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब ये है जब दो या दो से ज़्यादा बनती है तब क्या होगा, तब हमारा ये ऑपोजिट रूल अप्लाई होगा। और इसमें क्या है, जो लाइट वाले हैं वो डार्क के लिए भी एक्सचेंज कर लेंगे और जो डार्क वाले हैं वो लाइट के लिए भी आधे कर दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ विवाद, तो यहाँ पर क्या है, विवाद। अब यहाँ पर जो ये वाला व है वो द के लिए शॉर्ट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि द हल्का है और द जो है, सॉरी, व हल्का है और द जो है वो डार्क है। पर यहाँ पर जो ये बनेगा रेखाकृति, वो एक ही रेखाक्षर से नहीं बनेगी, उसमें एक से ज़्यादा रेखाक्षर, दो या दो से ज़्यादा यूज़ होंगे। तो जब हम इसके लिए लिखेंगे ये वी और ये वाद, ठीक है, तो इसमें स्वर कैसे लगाएंगे, ये वी और ये वाद। अब इसमें क्या है, पहला व जो है वो पूरा लिखा गया है और दूसरा व जो है वो द के लिए शॉर्ट कर दिया गया है, क्योंकि ये जो है एक से ज़्यादा रेखाक्षर से रेखाकृति बन रही है। ठीक है, अगर दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे अगर मैं लिखूँ विदित, तो इसमें भी सेम है, द जो है वो डार्क स्वर है और त जो है वो लाइट स्वर है, बट द को त के लिए शॉर्ट कर दिया जाएगा, जैसे कि ये वी और ये दित। ठीक है, द को छोटा कर दिया गया है त के लिए, ऑपोजिट है, लेकिन जब एक से ज़्यादा रेखाक्षर आएंगे तो वहाँ पर ये रूल अप्लाई होगा, ये आप लोगों को याद रखना है। ओके, तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि मैं लिखूँ मारतंड, तो इसमें कैसे होगा, ये माँ, ये र और ये तंड। ठीक है, अब माँ और र पूरा बनाया गया है, न का जो हुक है वो त में दे दिया गया है और ड जो है वो त के लिए उसमें शॉर्ट हो गया है, मतलब त जो है वो ड में शॉर्ट हो गया है। ठीक है, और न का जो है वो हुक आ गया है, इसलिए मारतंड। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अब ये है अधिकरण कहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, ये दो रूल है, एक और है, तो पहले हम ये कर लेते हैं। जब र अकेला आएगा तब अधिकरण नहीं लगता, और कहाँ लगेगा, जब र के साथ कोई आंकड़ा या वृत्त आता है तो अधिकरण लगेगा या बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, जैसे कि र अकेला बन रहा है, जैसे कि अभी हमने फर्स्ट वाले पार्ट में किया था, एक रेखाकृति से बन रहा था। ठीक है, कोई भी वर्ड हम बनाते तो एक रेखाकृति आ रही थी। अब इसमें भी सेम है, अगर सिर्फ र के अकेले लिखने से, एक रेखाकृति लिखने से वर्ड बने कोई भी, तो वहाँ पर अधिकरण नहीं होगा, वहाँ पर सब कुछ फुल लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको लिखना है रथ, तो रथ के लिए अब हम र को अगर हम ऐसे देखें तो रथ ऐसे बना जाएगा, ये र, ये अप वाला र है। ठीक है, तो ये र और थ उसी में कंपाइल हो चुका है, तो ये हमारा रॉन्ग आएगा, क्योंकि अगर ये रूल है, अगर र अकेला बने तो वहाँ पर पूरा लिखा जाएगा, तो रथ हमारा होगा ये र और ये थ, रथ। ठीक है, अगर हमको लिखना है रोट, तो इसमें भी सेम, ट को हम उसी में कंपाइल कर सकते थे इस तरीके से, लेकिन वो फिर भी र ही बनता। तो यहाँ पर ये जो स्टेनो लैंग्वेज है ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग वाली है, क्योंकि हमें आधे से ज़्यादा अक्षर खुद समझने पड़ते हैं। बट यहाँ पर इन्होंने ये थोड़ा सा हेल्प किया है कि हम ये अक्षर खुद नहीं समझ सकते कि इसके बाद क्या होगा।
ठीक है, इसलिए ये रूल बनाया गया है कि र जहाँ पर अकेला बने एक रेखाकृति से तो वहाँ पर ये पूरा लिखा जाएगा, इसके साथ अधिकरण नहीं होगा। तो रोट के लिए सिंपल रो और ट इस तरीके से, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट है अधिकरण कहाँ लगेगा, तो जब र के साथ कोई आंकड़ा या वृत्त आ जाएगा तो वहाँ पर इसको शॉर्ट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि क्या है कि अगर इस तरीके से आंकड़ा या वृत्त लगेगा तो हम उसको पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर हमको लिखना है सूरत, अब इसमें लिखा सिर्फ र जाएगा और स और त कंपाइल हो जाएगा, जैसे कि ये सु और ये रत, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो स है उसका वृत्त आ गया है और जो ऊ है वो ऊपर लग चुकी है और जो र है वो आधा है और त उसी में कंपाइल हो चुका है, तो ये हमारा बना है सूरत, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं लिखूं सरित, तो वो किस तरीके से लिखा जाएगा, ये स और ये रित, र पूरा नहीं है, र यहाँ पर शॉर्ट कर दिया गया है और उसमें डॉट जो है वो स्वर अपने स्थान पर लगाए गए हैं, ठीक है। तीसरा स्थान है तो तीसरा यहाँ पर, और इसमें क्या है स का है, तो स का आप लोगों को पता होगा जो वृत्त होता है उसका पहले लगाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अगर मैं लिखूँ रफ्त, तो यहाँ पर ये र को शॉर्ट कर दिया है और ये फ की जो आंकड़ा हमने पढ़ा था वो वाला लगाया है और र हमारा त के लिए शॉर्ट है, ठीक है। पूरा अगर मैं लिखूँ तो वो इस तरीके से र होगा, बट यहाँ पर ये शॉर्ट है तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। अब क्या है, ये वाला जो है जहाँ अधिकरण नहीं लगाया जाता है तो ये बहुत इजी है, बस आपको समझना कैसे है। जहाँ पर लास्ट में मात्रा आएगी, ठीक है, लास्ट में अगर मात्रा हो तो वहाँ अधिकरण नहीं बनेगा, अगर मात्रा नहीं हो तो वहाँ अधिकरण बनेगा। ये कहने का मतलब ये है जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, जहाँ पे सिंगल रेखाक्षर से हमारे वर्ड्स बन रहे थे तो वहाँ पर अधिकरण बनता है, पर अगर उसके लास्ट में मात्रा होती है तो नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लिखना है मीत, अब यहाँ देखिए लास्ट में कोई मात्रा नहीं है तो मैं इसको म को शॉर्ट कर दूंगी त के लिए इस तरीके से। लेकिन अगर मुझे लिखना है मोती, तो त में मात्रा है तो मैं किस तरीके से लिखूंगी उसको, ये मो और ये ती, मोती। अब इसमें क्या है, जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लग जाएगा कि अगर हम इसमें अधिकरण लगाते हैं तो यहाँ पर ये अंडरस्टैंड है कि हाँ ये म है और त के लिए शॉर्ट कर दिया गया है और यहाँ पे ई लगाई गई है, ठीक है। तो क्या है, लेकिन अगर जब हम त में भी कोई मात्रा आ रही है तो वहाँ पर ये समझना मुश्किल हो जाता है कि अगर मैं इस तरीके से लिखूँ, इस तरीके से, तो यहाँ पर म ओ लगा सकती हूँ लेकिन ती नहीं लगा सकती, क्योंकि वो एक ही अक्षर पर दो स्वर हो जाएंगे इस तरीके से, तो वो गलत होगा, ठीक है। तो जब आप लिखेंगे तो आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगा, ये बहुत ईजी है। इसके बाद अगर मैं लिखती हूँ पथ, तो पथ के लिए जैसे कि हमने पढ़ा था प को शॉर्ट कर दिया है थ के लिए इस तरीके से, लेकिन अगर मैं लिखूँ पोथी, तो ये पो और ये थी इस तरीके से, क्योंकि इसको लिखना संभव नहीं है। अगर मैं पोथी शॉर्ट करके लिखूँ तो यहाँ पर ये इस तरीके से होगा, तो पो और थ का साउंड लगाने के लिए हमारे पास स्पेस रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर मैं लिखूँ लोट, तो ये सिंपल इस तरीके से ल को ट के लिए शॉर्ट कर दिया जाएगा और स्वर लगा दिया जाएगा। लेकिन अगर मुझे लिखना है लोटा, तो ट का स्वर है, तो जो भी आप देखेंगे लास्ट में अगर कोई भी मात्रा आ रही है तो आप लोगों को वहाँ पूरा लिखना है इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल चैप्टर है। इसके कुछ शब्द चिन्ह भी हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।